नमस्कार दोस्तों, भाषा साइको अकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने पर्यावरण पारिस्थितिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ और जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं उनको भी अपडेट करते हुए आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे प्रदूषण, जल संरक्षण, इसके बारे में, इसमें से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, व्याख्या के साथ हम पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो पूरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले मैं प्रदूषण के बारे में मैं बता देता हूं आपको। प्रदूषण, अब प्रदूषण जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पर्यावरणीय भाग के रूप में होता है, पर्यावरणीय भाग के रूप में होता है। वो कौन कौन से प्रदूषण होते हैं? उसमें 3 प्रदूषण आते हैं। एक होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण इसमें आ जाता है। ओके, वहीं अगर हम कहें भौतिक गुणों के आधार पर, इसके आधार पर भौतिक गुणों के आधार पर प्रदूषण को डिवाइड करें तो कौन कौन से प्रदूषण निकल के आते हैं? तो इसमें आता है धूल प्रदूषण, गैसीय प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और एक होता है रेडियो सक्रिय प्रदूषण। क्या होता है? रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है। ओके, और इसके अलावा अगर हम उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण को डिवाइड करें तो एक होता है प्राकृतिक आधार पर, जिसमें जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जो होता है प्रदूषण। ओके, और दूसरा होता है मानवीय क्रियाओं की वजह से, इसमें जैसे कल कारखानों को लगाया जाना या जो अन्य कृषि में कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अत्यधिक प्रदूषित तत्व जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और लास्ट होता है पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर। पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर इसको कैसे डिवाइड किया गया है? एक होता है जैव निम्नीकरण, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, जो आसानी से सड़ गल जाए। अब जैसे कि हो गया जानवरों का मलमूत्र, ये सब हो गया, गोबर हो गया, या घरों से निकला हुआ कूड़ा करकट हो गया, ये सभी जो होता है जैव निम्नीकरण में रखे गए हैं। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसे जैव अनिम्नीकरण या जैव निम्नीकरण रहित कहा जाता है। ओके, अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें जैसे प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया या बेंजीन हो गया, ये सब प्रदूषण जो होता है जैव नॉन बायोडिग्रेडेबल के तहत आता है, जैव अनिम्नीकरण के तहत आता है। तो ये थे पर्यावरण प्रदूषण के जो पार्ट थे, पर्यावरण के आधार पर, भौतिक आधार पर, उत्पत्ति और पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक और पॉलीथीन में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो अभी मैंने बताया आपको सीवेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन तथा मीथेन में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? जब प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बनने के समय क्या उत्पन्न होता है इसमें से? तो यो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसके नोट को हम समझ लेते हैं। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में क्या होता है? जो निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, उसमें उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके साथ ये अभिक्रिया कर लेती है। समझ रहे हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं, जन्म देते हैं उनको। कौन कौन से? ओजोन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पेरोक्सिटिल नाइट्रेट हो गया, ये सब प्रदूषण जो है जन्म लेते हैं, जो कि द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक में आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि, ये सभी जो गैसें होते हैं ये प्राथमिक प्रदूषक के तहत जाने जाते हैं। ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अपक्रिया का एक परिणाम होता है? अभी बताया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश में जब उपस्थिति में यह अपक्रिया हो रही होती है तो प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना तय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा एक शक्तिशाली उत्तेजक होता है? देखिए, जब धूम्र कोहरा पड़ता है तो आंखों पे जलन सी महसूस होती है, ये होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है।
ओके, जो कि एक द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये गैस जो होती है ये बहुत स्लो पॉइजन जैसा काम करती है कि इसमें जो होता कोई दर्द भी नहीं होता। अगर किसी बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दिया जाए, उसमें एक इंसान रहे, तो नींद में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी ऐसे सोते सोते। समझ रहे हैं? तो बहुत ज्यादा ये खतरनाक होता है और हीमोग्लोबिन के साथ तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। ऑक्सीजन की तुलना में कई गुना ज्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ये चीज। चलिए नोट में समझते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस, धूल, कैडमियम, लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? अभी मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, ब्लड सर्कुलेशन को जो होता है ये इफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से कोल, जैसे कि एनटीपीसी के कारखानों में क्या होता है कि कोयले को दहन करके जो है बिजली का उत्पादन किया जा रहा होता है। तो ये कोयले के दहन से उत्पन्न जो होते हैं राख की तरह होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में हवाओं में मिक्स हो जाते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमारे फेफड़े के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये जो होता है कोल होता है पत्थर के कोयले को खासकर जलाने से ये उत्पन्न होता है। और यही फ्लाई ऐश जो होता है अगर पत्तियों पर ये जम जाते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरी तरीके से, पूरी नहीं मतलब कि अर्ध तरीके से, थोड़ा तरीके से ये बाधित करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल और भी कई कार्यों में अब किया जाने लगा है फ्लाई ऐश का, जैसे कि सड़क सड़क बनाने में भी इनका इस्तेमाल अब करने की सरकार सोच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन वायु प्रदूषण का सूचक होता है? तो लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। सहोपकारिता के अंतर्गत लाइकेन आता है। सवाल और कवक का जो मिक्सर होता है ये वहां पर होता है जैसे कि जहां बिल्कुल वायु प्रदूषण नहीं होता है, स्वच्छ पवित्र हवा होती है, वहां पर ये लाइकेन होते हैं। पेड़ों के छालों पर या पत्थरों पर ये जमे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे हरे हरे कलर के। ये होता है वायु प्रदूषण का सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता, तांबा, निकल और सल्फर डाइऑक्साइड में से कौन जल प्रदूषक नहीं है भाई बंधु? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये जल प्रदूषक नहीं होता है, ये होता है हमारे वायु प्रदूषण में होता है। और इनसे जो होता है खासकर ये जिम्मेदार होते हैं किस क्षेत्र में? जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें ये अहम योगदान अपना अदा करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। इसे याद कर लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, जो कि ये खतरनाक गैसेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व माप में होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है धुएं के घनत्व के माप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक फ्रांसीसी प्रोफेसर थे, मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन थे, इनके द्वारा इसे विकसित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित जो पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, ये सभी इसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ये तीनों चीजें, तंबाकू का धुआं भी जिम्मेदार होता है बेंजीन के प्रदूषण के लिए, अभी मैंने बताया था लकड़ी का जलना भी, और स्वचालित जो वाहन होते हैं उनके जरिए जो धुएं का निष्कासन होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? तो साइक्लोन डिवाइडर जो होता है इसकी एक यंत्रीय विधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बाकी तो बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, ये सभी यंत्रीय विधि के रूप में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। याद हुआ ये? और जो बैग फिल्टर होता है उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये जो 50 माइक्रोन का होता है बैग फिल्टर वाले में, 50 माइक्रोमीटर के से भी जो कम व्यास के कण की ये जो छोटे छोटे कण होते हैं हवाओं में,
उनको क्या कहा जाता है, पृथक करके उसको साफ करने का काम कर रहता है। और वहीं अगर 50 माइक्रोमीटर से जो अधिक होता है, ऐसे कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए साइक्लोन कलेक्टर या साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। और कहीं कहीं वेट स्क्रबर नामक उपकरण का भी इसमें इस्तेमाल कर दिया जाता है, वेट स्क्रबर। ओके, तो ये 50 माइक्रोन से जो अधिक के कण होते हैं वायुमंडल में, हवा में घूमे रहते हैं, उनको पृथक करने के लिए, उनको रोकथाम करने के लिए साइक्लोन कलेक्टर सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं 50 माइक्रोन से कम वाले के लिए, प्रदूषण को साफ करने के लिए, बैग फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्थिरित होती है, तो ये बनी होती है पैलिडियम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अम्ल वृष्टि का, अम्ल वर्षा का कारण होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा, फिर ये वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, फिर वहां पर ये रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, और जो कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं क्या जाता है, ताजमहल की जो चमक है वो थोड़ी सी क्षीण हो रही है। और इतना ही नहीं, ये पत्थरों को भी डिके करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा। तो अम्ल वर्षा के घटक क्या होते हैं, तो घटक में अभी बताया, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होते हैं। अम्ल वर्षा खासकर किन से होती है, कारखानों से उत्सर्जित जो गैस होते हैं वो इसके लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, चमड़ा उद्योग में होता है। ओके, सर्वाधिक रासायनिक जो प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रिफिकेशन, एस्बेस्टोसिस कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं होता है, तो यूट्रिफिकेशन जो होता है इससे संबंधित नहीं होता है। इसमें सैवाल ब्लूम इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सैवाल ब्लूम हो जाता है, सैवालों का विकास हो जाता है, वो इसलिए कि जैसे घर का या अन्य के किचन से निकला हुआ अन्य जो पानी होता है उसमें देखिए खाद्य पदार्थ मिक्स रहते हैं, वो नाली के जरिए बहते हुए चले आते हैं, और फिर क्या होता है, वो एक पोषक तत्व के रूप में कार्य करने लगते हैं सैवाल का, और एक खतरनाक सैवाल ब्लूम हो जाता है, उनका विस्फोट हो जाता है, उनकी संख्या जो होती है बढ़ना शुरू कर देती है। यूट्रिफिकेशन इसके लिए जिम्मेदार होता है। ओके, इसका वायु प्रदूषण से कुछ नहीं लेना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहा जाता है, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक होता है। कैसा, जलीय वातावरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से मापा जाता है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कहां पाई जाती है, तो कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य पाई जाती है। अत्यधिक प्रदूषित है वहां का पानी हो जाता है समय के साथ। ओके, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, तो वो होता है पश्चिम बंगाल में, जो होता है जल प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है आर्सेनिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो दामोदर नदी जो होती है ये जैविक मरुस्थल कहलाती है। गिरिडीह से दुर्गापुर के मध्य में 300 किलोमीटर के लंबे मार्ग पर ये जैविक मरुस्थल के, जैसे औद्योगिक कोयला खादान, इनकी वजह से ये प्रदूषित ज्यादा हो गया है। ओके, और बिहार का शोक भी कहा जाता है, या नहीं सॉरी, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है इसे। ओके, चलिए, बिहार का तो कोसी नदी होता है। कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, तो आर्सेनिक होता है, फ्लोराइड होता है, यूरेनियम नामक ये खतरनाक तत्व भी जल में मिले होते हैं कुछ भारत के कुछ हिस्सों में। नॉकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, फ्लोराइड के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। नॉकनी, इसमें क्या होता है कि हड्डियों के खासकर जोड़ों में जो होता है मेरू रज्जु, उसमें जोड़ों के मेरू रज्जु में कमजोरी आ जाती है, मेरू रज्जु जो होता है ये कमजोर हो जाते हैं। ओके, इससे घुटने में मुड़ने में दिक्कत होने लगती है, नॉकनी उसे ही कहा जाता है। ये फ्लोराइड के प्रदूषण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल विस्फोट में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के क्या कारक तत्व हो सकते हैं, हानिकारक शैवाल
स्फुटन, जो उनकी वृद्धि होती जा रही है, तो क्या हो सकते हैं, जैसे कि ज्वार नदमुख से पोषकों का एक तो स्राव जो हो रहा होता है, मानसून में भूमि से जो जल प्रवाह होना शुरू हो जाता है, जैसे कि खेतों वेतों में जो खादों का इस्तेमाल किया जाता है वो बह के जब नदियों में, जलाशयों में, झरने में जाकर मिल जाती है, समुद्रों में जब उत्प्रवाह होता है, तो इनकी वजह ये जो है ये होते हैं, इसके लिए मेनली जिम्मेदार होते हैं। अब नाइट्रोजन की, इसे उत्प्रवाह को अपवेलिंग भी कहा जाता है, इसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कैसे समुद्र के नीचे से पोषक तत्व ऊपर की ओर आते हैं। नोट में समझते हैं, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित कर रहा होता है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा, जो कि कहाँ खाद वाद में ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है, खेतों वेतों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो ज्यादा इसको प्रेरित कर रहा होता है शैवालों की तीव्र वृद्धि में, उसके लिए एक पोषक तत्व का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये बताइए। इसका मुख्यालय है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट को डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल जो होता है, ये वृक्षों के प्रदूषण स्तर का, मतलब कि वृक्षों का जो सरसराहट होती है वो 20 डेसिबल पे हो रही होती है। और शांत, अगर सामान्य बातचीत में अगर बात होती है, सामान्य बातचीत जो नॉर्मल की जाती है, तो 60 डेसिबल में सामान्य बातचीत की जाती है। वहीं जो कमरे में, शांत कार्यालयों में जो ध्वनि होती है वो कितने में होती है? कमरे उमरे में शांति से जो होता है वो होता है 40 डेसिबल के बराबर होता है। और जेट इंजन की जो ध्वनि होती है, ट्रक की जो, खासकर ट्रक की याद कर लीजिएगा, ट्रक की जो ध्वनि होती है ये 80 से 85, कभी कभी 90 डेसिबल तक पहुंच जाती है। उससे ऊपर तो ट्रक से ही तो एकदम कान फटने लग जाता है, उसके बाद से ये खतरनाक होना शुरू हो जाते हैं। जेट इंजन 120 डेसिबल ऐसे मतलब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है? ये होता है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है ग्रीन मफलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है, या रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये जो होते हैं कृषि में पीड़कनाशी के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिया गया कथन है और वो भी सत्य है, चलिए वो समझते हैं। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करते रहते हैं। ओके, जैसे देखिए धान वान के खेतों में ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, और भी अन्य खेतों में होता है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते रहते हैं, और साथ ही साथ कुक्कुट उद्योग में पर्यावरण में अक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त होते रहते हैं, जो मुर्गी पालन होता है उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन जो कि सत्य और सही व्याख्या भी कर रहा है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। मृदा प्रदूषण, नेक्स्ट, उर्वरक और कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। फिर यही जो कीटनाशक जो छिड़काव होता है, पेड़ पौधों पे जो छिड़काव किया जाता है, फिर जब वो खेतों से कट कर बाजार में आता है और हम उसको बनाकर रसोई में खा रहे होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उस खतरनाक कीटनाशक तत्वों का कुछ हिस्सा हमारे शरीर में भी जा रहा होता है। इसीलिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोब्रीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? यह समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, जो सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं, इसीलिए देखिए कहीं कहीं पर क्या कहा जाता है, जैसे सन स्क्रीन जो होते हैं, क्रीमें होती हैं, वो क्या होता है, उनके जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं वो, जैसे कि आपने चेहरा धुला, फिर वो वॉश बेसिन से नीचे बहा, फिर समुद्र धाराएं, आज समुद्र में जाकर के मिल जाता है, तो ये छोटे छोटे कण जो होते हैं वहां के जीव जंतुओं के लिए हानिकारक साबित होना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं ये चीज? फिजी जैसे देशों में तो इस पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिक रिसाव की वजह से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये घटना कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर के रात्रि के समय में हुई थी, दिसंबर 1984 को हुआ था। और इसी के बाद सरकार को ये सचेत होना पड़ा और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को तुरंत पारित करवाया, और इन सब जैसी घटनाओं से बचने की पूरी उसमें कोशिश की गई, पर्यावरण प्रदूषण पर कंट्रोल करने की उसमें कोशिश की गई। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित कथन सत्य है, देखते हैं क्या कथन सत्य है। यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन ले आता है, बिल्कुल ले आता है। और इतना नहीं, यह रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर में भी उत्पन्न करने में इसकी एक अहम भूमिका होती है, और यह कैंसर भी पैदा कर देता है। नोट में जानते हैं, मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलन करने में
इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। मृदा में जो खनिज तत्व विद्यमान होते हैं उसमें इसका जो होता है कोई भी योगदान नहीं होता है। उसको असंतुलित करने में उसका जो रेडियोएक्टिव सक्रिय तत्व होता है इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक होता है, तो किसका कारक होता है? ऊष्मीय प्रदूषण का कारक होता है, गर्मी बहुत होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उपचारण बायो रेमिडेशन से क्या तात्पर्य होता है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन ही वही होता है जैव उपचारण, जैव रेमिडेशन कहलाता है। पर्यावरण से विषैले पदार्थों को निष्कासित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कौन जिम्मेदार होते हैं? जीव, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो मानक, ये क्या होता है? यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक होता है, और जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किया जाता है। वाहनों में कितना प्रदूषण स्तर, कहां से किस वाहन से कितना प्रदूषण हो रहा है उस पर कंट्रोल करने से संबंधित है। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, पीएम पार्टिकल्स जो होते हैं संबंधित उत्सर्जनों पर यह नियामक लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, वो कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यूरो नॉर्म में, इस पर जो है उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित की गई है। स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक क्या होता है? वो होता है लेड होता है। सबसे अविषालु धातु प्रदूषकों में इसको शामिल किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रदूषक और होने वाली बीमारियों से संबंधित है ये। चलिए इसके बारे में भी अब जान लेते हैं। ये क्या बता रहा है? पारा जो होता है, मिनीमाता जो बीमारी आपने अक्सर सुना होगा, मिनीमाता बीमारी, ये पारा रोग से होता है, मरकरी से संबंधित होता है। जापान में ये पहली बार देखा गया था। इसमें जो क्या होता है कि जो बैटरियां होती हैं, जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं, उनकी जो बैटरियां होती हैं, उनको अगर समुद्र या जलाशय के पास फेंक दिया जाए तो उनके जो अंदर के जो रासायनिक तत्व होते हैं वो उसमें घुलना शुरू कर देते हैं, और ये जिम्मेदार हो गए वहां के मछलियों के मरने का कारण बन गए। समझ रहे हैं ये चीज? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। तो मिनीमाता बीमारी जो फैलती है मरकरी की वजह से होती है। कैडमियम, ये इटाई बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नाइट्रेट युक्त अगर जल, प्रदूषित जल अगर पिया जाए तो बच्चों में, बड़ों में इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चों में खासकर हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोराइड आयन से जो होता है फ्लोरोसिस या दांत की जो है दांत डिके की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रयुक्त पदार्थ और इनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन कौन से होते हैं? लिपस्टिक में खासकर सीसा होता है, लेड, अब बच के रहिए भैया लिपस्टिक से। शीतल पेय, ब्रोमीनित वनस्पति तेल होता है, इसमें मिलाया जाता है शीतल पेय पदार्थों में। चाइनीज फास्ट फूड में क्या क्या होता है? चाइनीज फास्ट फूड में होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, मोटापे के लिए जिम्मेदार होता है। इससे क्या कहा जाता है, कई बीमारियां फिर जन्म होने शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है। वायु प्रदूषक से प्रभावित अंग, वायु प्रदूषक से जो होता है हमारा क्या कहते हैं फेफड़े, ये सभी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एस्बेस्टस धूल से भी फेफड़े जो है जिम्मेदार होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा जो होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पारा जो होता है ये उदर को प्रभावित कर देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये रक्त धाराओं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, हीमोग्लोबिन में जल्दी ये मिक्स हो जाता है, खून में जल्दी ये घुल जाता है, तो ये रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। अब प्रदूषक और उनके प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये लीवर और किडनी को खासकर क्षति पहुंचा रहा होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। धूल के कण जो होते हैं ये श्वास संबंधी रोग ले आते हैं, और सीसा जो होता है ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, तो कौन से वो प्रदूषक होते हैं? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इस्पात के द्वारा जो है ये प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजों तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविषों के उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। जो अनाजों तिलहनों में रखरखाव के लिए जो
चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें एफ्लाटॉक्सिन नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट भी नहीं होती है। भंडारण रख रखाव में तो इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए भोजन भी बनाया जाए तो आप सोचें कि गर्मी से वो नष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ये भी एक विकट समस्या हो जाती है। तो क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, तो ये होते हैं पंफूद के द्वारा जो है उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई घरेलू उत्पादों जैसे कि गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय बन चुका है, तो ये होता है इनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है। जल्दी ये गलते नहीं है, जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, और ये मनुष्य और पशुओं में संचित होना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से भी कम पाया जाता है, श्वसनीय जो सूक्ष्म कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के में सामान्यतः किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो आर्जिमोन के बीज यानी पोस्ता के एक प्रजाति का इस्तेमाल किया जाता है सरसों के बीज का मिश्रक के रूप में, इसमें मिश्रण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये कूड़ा कचरे को, कूड़े करकट को जो है जलाने के लिए जो है इसके इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो इसका इस्तेमाल, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में इसका जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। जो इंसिनरेशन होता है ये एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया ही होती है, समझ रहे हैं। अपशिष्ट जो दहन होते हैं माध्यम से उसमें शामिल जो कार्बनिक तत्व होते हैं उसको नष्ट किया जाता है, यही सब चीजें होती हैं इसमें। घटना और यौगिक के बारे में हम समझते हैं। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड अभी बताए थे। प्रकाश रासायनिक धूम में खासकर जो जिम्मेदार होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और वहीं हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करने में कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, मैंने अभी बता दिया था आपको। और ओजोन परत के लिए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था विस्तारक उत्पादक दायित्व। जो उत्पाद करेगा, जो बनाएगा, उसको उसी की जिम्मेदारी होगी, उसको प्रबंधित करने की, निस्तारण करने की उसी की जिम्मेदारी रहेगी। ओके, तो ये कहा गया था ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 में ये बात कही गई थी, याद रखिएगा। विस्तारित उत्पाद दायित्व, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे नाम कहा गया है, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये 22 मार्च 2018 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है इसको ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 द्वारा इसे संशोधित भी किया गया है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट में समझते हैं। विस्तारित उत्पादक दायित्व वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरणों के निर्माताओं पर डाला जाने वाला एक पर्यावरणीय दायित्व होता है, जिसके तहत उन्हें ई अपशिष्ट का संग्रहण, प्रबंधन और निपटान हेतु उत्तरदायी बनाया गया है, अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 व्यवहार संहिता, R2 मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग जिसे कहा जाता है। ओके, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, तो R2 व्यवहार संहिता साधन उपलब्ध करती है, बताइए किसके लिए, किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वो प्रोत्साहित करती है। तो ये था प्रदूषण के बारे में। आगे हम चर्चा करते हैं जल संरक्षण के बारे में। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो वो राजेंद्र सिंह जी हैं, इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 1974 में लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार दीजिएगा। और उसी के तहत ही जो जलवायु प्रदूषण बोर्ड है उसका भी गठन, जल प्रदूषण बोर्ड है उसका भी गठन, वायु प्रदूषण जो केंद्रीय जल प्रदूषण, भूमि जल प्रदूषण बोर्ड का भी गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है,
वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था? प्रिवेंशन वाटर से संबंधित 1977 में से लागू किया गया था सेस एक्ट को। ओके, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामाइन में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो सभी को जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो भौम जल का एक तो प्रदूषण हो सकता है बालू खनन से, और दूसरा भौम जल स्तर के नीचे चले जाना भी इसके लिए एक परिणाम हो सकता है बालुओं का खनन करने से नदियों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए कौन से पूर्ण पर्ण रूपांतरण होते हैं? तो कठोर और मोमी पर्ण बन जाते हैं, जो पत्ते होते हैं। देखिए मरुस्थलों में मोटे मोटे हो जाते हैं, उसमें कांटे निकल आते हैं। लघु भी होते, छोटे होते हैं, और उसमें खास पत्ते नहीं दिखाई पड़ते हैं आपको, जैसे नॉर्मल दिखाई पड़ते हैं उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पर्ण की जगह इसमें कांटे निकल आते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर ये नियंत्रण कर सके, जल का ह्रास कम हो सके। किस वर्ष भारत द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? गंगा नदी बेसिन राष्ट्रीय, तो इसका गठन किया गया था फरवरी 2009 में किया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की बात आई जाए तो 1985 लगा के आइएगा, और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बात अगर आ जाए तो फरवरी 2009 पे टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन के समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या कारण, संभव कारण हो सकते हैं? जो गंगा नदी में डॉल्फिन का जो कमी होती जा रही है वो क्या जिम्मेदार हो सकते हैं? एक तो नदियों पर बांध और बराज का जो बनाया जाता है, क्या होता है कि हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, हमारा जो पर्यावरण का अपना एक नियम कानून होता है, उसमें क्या होता है कि जल धाराएं बहती रहनी चाहिए, कहीं रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन बांध बना करके जब उनको रोका जाता है तो एक प्रकार के इम्बैलेंस का काम कर रहा होता है, हमारे पर्यावरण पारिस्थितिकी पर ये असंतुलन ला रहा होता है। समझ रहे हैं? तो एक तो उनका क्या जाता है, आवाजाही रुक जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते हैं, तो एक वो कारण बन रहा है। संयोग से मछली पकड़ने के जाल में भी ये फंस जाते हैं, जब मछलियां पकड़ने के लिए ले जाते हैं तो उसमें ये फंस जाते हैं, उसके लिए इनकी मृत्यु हो जाती है। नदियों के आसपास के फसल खेतों से समस्त उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों का, अब नदियों के पास जो खेत होते हैं वहां पर जो यूरिया युक्त अन्य खतरनाक हानिकारक जो पदार्थों का इस्तेमाल, खाद का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बारिश के पानी के साथ या अन्य जल के साथ वो क्या होते हैं, खेतों से बह करके नदियों में चले जाते हैं, और ये भी उनके लिए एक जहर का, एक खतरनाक प्रदूषक का कार्य कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जिसका गठन 2009 में फरवरी में किया गया था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? नदी बेसिन योजना और प्रबंधन की इकाई करना है, राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। नोट में समझते हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा नदी होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहीं से तो होकर, वेस्ट बंगाल, यहीं से तो होकर गंगा नदी बहती है इन 5 राज्यों से। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे इसके प्राधिकरण के सदस्य के रूप में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध से आप संबंधित है, मिसलेनियस क्वेश्चन है यहाँ पर। एजेंडा 21 का सही परिभाषा है, ये तो अब आपका रिवीजन समझ लिए हो रहा है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना थी। याद है कुछ 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसमें हमने चर्चा किया था, पहला वीडियो देख लीजिएगा। एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे? तो 4 समझौते किए गए थे। एगमार्क एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, भारत में कब लागू किया गया था? 1937 में एगमार्क एक्ट लागू किया गया था। ये पर्यावरण हितैषी उत्पादों से संबंधित होता है। नोट में समझते हैं, दक्षिण गंगोत्री आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था, लेकिन अब ये जमींदोज हो चुका है, डूब चुका है, समाप्त हो चुका है, जिसकी स्थापना 1983 से 84 में हुई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की थी 1988 से 89 में, ये अभी भी संचालित है। और लेटेस्ट जो है अंटार्कटिक में भारत का तीसरा जो अनुसंधान केंद्र था वो भारती है, जिसे 2012 में स्थापित किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम पे केवल भारती और मैत्री ही यहाँ पर परिचालन में हैं। ओके, ये अनुसंधान से संबंधित होता है, जलवायु क्रियाओं को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। संस्थान और उसके स्थानों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं।
पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारत का, पोषण से याद कर लीजिए, हैदराबाद में पोषण हो रहा है बिरयानी खा के। भारत का वन्यजीव संस्थान, ये तो देहरादून है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान, जय हो आयुर्वेद का, ऐसे याद कर लीजिए, जय हो आयुर्वेद का, जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेचुरल है हमारा पुणे, ओके, नेचुरोपैथी पुणे में। पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, विज्ञान की बात हो रही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, वन्य प्राणी भी देहरादून में है, लेकिन अगर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात आ जाए तो भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, ये है अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, शुष्क है तो जोधपुर में होगा, ओके। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, शुष्क क्षेत्र। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली में है। इतना आपको याद करना ही होगा। पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है, ये कहां पर है? IIPS मुंबई में स्थित है। पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार, जो कि यूनेप के द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है, ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ये जिम्मेदार होता है, उसके लिए दिया जाता है, जो पर्यावरण हितैषी होता है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया था। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता यही हैं। भारत के बारे में कौन है जन्मदाता, वो आप बताइएगा कमेंट करके। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में बनाया गया था। आपदाओं से, इसे निरीक्षण के लिए, आपदाओं से बचने के लिए इसका गठन किया गया था। सीता, अशोक, महुआ, पॉपुलर और नीम में से धूल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपयुक्त वृक्ष होता है? तो सीता, अशोक जो होता है धूल प्रदूषण को रोकने में ये जिम्मेदार होता है। सेब, बादाम, आड़ू, लोकाट में कौन सदाबहार फल वृक्ष होता है? तो लोकाट जो होता है ये एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब हम समझते हैं। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहां पर स्थित है? तो वो है कच्छ में स्थित है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना, यहां परिघटना कर दीजिएगा, किस नगर में दृश्यमान होता है? तो मंसूरी में दृश्यमान होता है विंटर लाइन की। ये क्या होता है कि यह परिघटना शाम के समय सूर्य के अस्त होने पर दृश्यमान होना शुरू हो जाता है। विंटर लाइन में पीला, लाल, नारंगी, बैगनी, चमकीले रंगों का यहाँ पर आपको मिश्रण देखने को मिलेगा, ओके। और फिर उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था, तो ये कहां पर किया गया था? लखनऊ में स्थापित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मृदा और आर्द्रता संरक्षण से संबंधित कुछ यहाँ पर बिंदुएं हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा परिदृश्य से नष्ट होने को क्या कहा जाता है? अपरदन कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरता में गिरावट का मुख्य कारण जो होता है जल भराव, यहाँ पर बोला गया है। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि निम्न में से कौन सी होती है? पीडीएफ में आप इसका पूरा डिटेल देख लीजिएगा। विधि निम्न में से कौन सी नहीं होती है? तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो होता है ये मृदा संरक्षण में शामिल नहीं होता है। मुख्य रूप से कम लागत और आसान उपलब्धता के कारण सूडी मृदा के आधार के लिए सुधार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संसाधन क्या होता है? तो जिप्सम होता है। जिप्सम जो होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो क्षारीय तत्व होता है, जो मिट्टी का जो बेसिक नेचर होता है उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है, ओके। लवणता को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा पानी के कटाव का पहला चरण होता है? तो जो छप या बारिश का कटाव होता है वो पहला चरण होता है, फिर परत होता है, फिर धीरे धीरे परत ऊपर की परत हटती है, फिर नालिका पर्दन होता है, नाली का फिर बड़ा बड़ा नालिका पर्दन होता है। जल भ्रत या एक्वाफायर क्या होता है? जल स्तर के नीचे का जो संतृप्त क्षेत्र होता है वो होता है। मृदा संरक्षण की कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? तो पौधे के बीच की खाली जमीन या पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से जब ढक दिया जाता है तो उसे मल्चिंग कहलाया जाता है, ओके। कि जो कटाई के बाद फसलों के बस वहां पर छोड़ देना।
मतलब कि अनाज तो ले लेना, लेकिन जो पुआल वाल होता है वहां पर छोड़ देना। इससे क्या होता है, मृदा संरक्षण होता रहता है। कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं होता है? तो चूने का फॉस्फेट जो होता है एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं होता है। मृदा अपरदन किसके कारण होता है? तो तेजी से शहरीकरण, वृक्षों की कटाई, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो भूजल का अधिक दोहन जो होता है मृदा संरक्षण की विधि में तो बिल्कुल नहीं आता है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मृदा को उपजाऊ बनाता है? तो खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण हो तो मृदा को उपजाऊ बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? तो शेल्टर बेल्ट या आश्रय पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। कि मतलब क्या किया जाता है, यहाँ पर पहले तो तटीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे हल्का हल्का लगा दिए जाते हैं, फिर वहां पर अन्य फसलें, फिर पेड़ पौधे, फिर अन्य फसलें। तो इससे क्या होता है, तटों की सुरक्षा भी आश्रय पट्टी से कहा जाता है। अपक्षयण की प्रक्रिया से विलयन द्वारा सामग्रियों को हटाने को क्या कहा जाता है? तो संक्षारण कहा जाता है। तो आज के साथ यहीं पर इति सिद्धम होता है पर्यावरण पारिस्थितिकी का। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फुल जोश के साथ लगे रहिएगा। कम समय में संपूर्ण तैयारी केवल लेकर आया है भाषा IQ एकेडमी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके समक्ष मैं लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।